दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के टारगेट यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 करंट अफेयर रिवीजन सीरीज प्रोग्राम में मैं हूं केवल आपके सामने। इस पूरे रिवीजन सीरीज प्रोग्राम के माध्यम से हम तय करने वाले हैं कि आपकी यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2024 की करंट अफेयर का रिवीजन बहुत बेहतर तरीके से हो जाए। इसके लिए जरूरी है कि हमारा और आपका मिलना हर दिन होता रहे। इसलिए हम हर दिन 2 बजे आपसे किसी न किसी विषय पर करंट अफेयर को लेकर के आते रहेंगे और उस पर विस्तार से चर्चा भी करते रहेंगे। तो आज की अगर हम बात करें तो आज हम राज्य व्यवस्था यानी कि संवैधानिक एवं प्रशासनिक घटनाक्रम जो साल भर का रहा है उससे हम चर्चा करने वाले हैं। उसकी कुछ खबरों को आज हम लेने वाले हैं और परीक्षा तक लगातार यह एपिसोड आते रहेंगे राज्य व्यवस्था के यानी कि संवैधानिक एवं प्रशासनिक घटनाक्रम के। तो बीते एक साल का करंट अफेयर कुछ एपिसोड के माध्यम से हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। तो लगभग हर हफ्ते एक एक क्लास कम से कम आपको पॉलिटी की मिलती रहेगी, जिसमें कि हम साल भर का करंट अफेयर कवर करेंगे। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी पॉलिटी की क्लास परीक्षा तक आपको मिलेंगी, जिसमें कि करंट अफेयर का रिवीजन बहुत सीमित समय में महत्वपूर्ण खबरों के साथ किया जा सकेगा। तो देरी किए बिना चलिए सबसे पहले देखते हैं कि आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम देखने वाले हैं पूरे के पूरे एक साल के अंतर्गत जो एक मानसून सत्र आता है, यानी कि अभी पिछले साल जो मानसून सत्र आया था उस मानसून सत्र के दौरान जितने प्रमुख ऐसे कानून सामने आए जो कि महत्वपूर्ण हैं, जिन पर चर्चा करना आवश्यक है परीक्षा की दृष्टि से भी, तो वो कौन से हैं इस पर हम चर्चा करेंगे। क्या प्रमुख बातें हैं, क्या बातें हमारे लिए जानना जरूरी है, एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे दिल्ली एनसीटी सरकार संशोधन अधिनियम 2023। अब इससे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करने के पहले जान ले कि यह जो नया कानून आया दिल्ली एनसीटी सरकार संशोधन अधिनियम 2023 यानी कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार संशोधन अधिनियम 2023, इसको जानने के लिए हमें जानना सबसे पहले ये जरूरी है कि इसमें मुख्य बातें क्या है। तो मुख्य बातें सबसे पहले तो ये है कि यहां पर एक बात बताई गई है राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण की। राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण के गठन की बात है। इसके अलावा बात है एलजी की शक्ति में विस्तार की इस कानून के माध्यम से देखने को मिलती है। और उसके बाद केंद्र सरकार कैसे सशक्त हो रही है दिल्ली के एनसीआर के मामले में, उसके बारे में भी हम जानने का प्रयास करेंगे। तो इस कानून को एक तरफ से देखने के पहले सबसे पहले हम देखते हैं इस कानून के पहले दिल्ली सरकार की पृष्ठभूमि के बारे में। तो देखिए, दिल्ली सरकार के बारे में अगर हम बात करें तो उसके पहले हमें एक समिति के बारे में जानना होगा, बाल कृष्ण समिति, वर्ष 1987। बाल कृष्ण समिति ने कहा कि दिल्ली को संघ राज्य क्षेत्र बनाए रखने में कोई दिक्कत नहीं है, इसे संघ राज्य क्षेत्र बनाए रखना चाहिए, लेकिन इसके साथ ही इसे एक विशेष दर्जा भी दिया जाना चाहिए। अब आखिर वह विशेष दर्जा क्या था? तो वह विशेष दर्जा था कि लोकतांत्रिक और जवाबदेह सरकार का यहां दिल्ली पे गठन हो सके। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में लोकतांत्रिक हो, जवाबदेह हो जनता के प्रति, ऐसी सरकार का गठन हो सके, लेकिन उसके साथ ही यह संघ राज्य क्षेत्र में ही रहे। ठीक है, तो अब इसके बाद ही 69वां संविधान संशोधन अधिनियम आता है 1991। तो अब 69वां संविधान संशोधन अधिनियम जो था उसमें कौन सी बात होगी? उसमें यही बात होगी कि एक लोकतांत्रिक सरकार होगी और जिम्मेदार सरकार होगी। अब सरकार के गठन की बात आई तो 69वें संविधान संशोधन में वह क्या जोड़ा गया संविधान में? वह था अनुच्छेद 239 ए। इसके माध्यम से तय किया गया कि सरकार का गठन होगा और उस सरकार के गठन में विधानसभा होगी जिसमें 70 सीटें होंगी और जो मंत्री परिषद होगी इसकी 10% सीटें यानी कि 7 सीटों के पर यानी कि 7 मंत्री होंगे मंत्री परिषद में। यह बात तय हो गई। और उसके साथ ही यह हुआ कि देखिए, जो राज्यपाल है, अन्य जो राज्य हैं सामान्यतः वहां पर राज्यपाल होंगे, लेकिन यहां पर जो राज्यपाल है उसे उपराज्यपाल यानी कि यहां पर हम उसको कह सकते हैं एलजी, लेफ्टिनेंट गवर्नर, उपराज्यपाल कह सकते हैं। अब पूरे दिल्ली में जो पूरा प्रशासन चलाया जा रहा है तो किन किन प्रावधानों के आधार पर चलाया जा रहा है? तो उसमें से है दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र अधिनियम 1991, जो इसके बाद संविधान संशोधन नियम के बाद आया।
उसके साथ ही जो इसमें प्रावधान है उन 239 ए, 239 ए बी और 239 बी, इन सब के माध्यम से पूरा प्रशासन चल रहा है। तो अब यहां पर बात आती है कि जो अब हालिया मामला क्या है। देखिए, ये जो कानून है, यह कानून किस नाम से चर्चित हुआ था, जो बिल आया था, यह चर्चित हुआ था दिल्ली सर्विस बिल। तो जो दिल्ली में प्रशासनिक अधिकारी हैं, सिविल सेवा अधिकारी हैं, उन अधिकारियों को लेके उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री यानी कि दिल्ली सरकार के बीच में खींचतान चल रही थी, उस पर अपने नियंत्रण को लेकर के। अब यह खींचतान शुरू कब से होती है? 2015 से शुरू होती है, जब 2015 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में सेवाओं पर उपराज्यपाल के नियंत्रण की अधिसूचना आती है। जो सिविल सेवा अधिकारी होंगे उस पर नियंत्रण किसका दिखाई देता है? उपराज्यपाल का। इस अधिसूचना के माध्यम से सामान्यतः नियुक्ति की बात करें या स्थानांतरण की बात करें तो दिल्ली सरकार कर रही थी, लेकिन यहां पे स्पष्ट कर दिया उपराज्यपाल ने कि वह नियंत्रण उपराज्यपाल के पास है, अधिसूचना के माध्यम से। फिर यह मामला कोर्ट पे गया, 2 जजों की बेंच, 3 जजों की बेंच, और उसके बाद 2023 में 5 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने, अब 5 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने इस पर फिर मई 2023 में फैसला सुना दिया। और उस फैसले में उन्होंने यह तय किया कि दिल्ली में जो प्रशासनिक सेवाएं हैं, और इसके साथ ही बात की जाए प्रशासनिक सेवाएं जो भी रहेंगी उस पर विधायी और कार्यकारी जो नियंत्रण होगा वह किसका होगा? दिल्ली सरकार का होगा प्रशासनिक सेवाओं में। यानी कि सिविल सेवा अधिकारियों पर भी नियंत्रण किसका होगा? चाहे नियुक्ति हो चाहे स्थानांतरण हो, वह दिल्ली सरकार का होगा, यानी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद। अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि उन्होंने भी यह बात स्पष्ट कर दी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने भी यह कह दिया, चूंकि 69वां संविधान संशोधन जो आया था उसके माध्यम से यह तय हुआ था कि 3 ऐसी चीजें हैं जिस पर जो दिल्ली की सरकार होगी कानून नहीं बना सकती है। वो कौन सी 3 चीजें हैं? जो एक था पहला कि सार्वजनिक व्यवस्था, दूसरा था पुलिस और तीसरा भूमि। इन 3 विषयों को छोड़ करके बाकी विषयों पर बनाया जा सकता है, चाहे राज्य सूची के विषय हो चाहे वह संवर्ती सूची के विषय हो, इस पर कुछ ना कुछ कानून बनाया जा सकता है, पर इन 3 पर छेड़छाड़ नहीं कर सकती, इस पर अधिकार नहीं दिल्ली सरकार का। यही बात सुप्रीम कोर्ट ने कही कि प्रशासनिक सेवाओं पर विधायी और कार्यकारी नियंत्रण जो रहेगा इन 3 मामलों को छोड़कर रहेगा दिल्ली सरकार के पास। लेकिन यह स्पष्ट होने के बाद ही, जब यह स्पष्ट हुआ कि उपराज्यपाल की भूमिका यहां पर कमजोर हुई है, तो फिर उसके बाद केंद्र सरकार के द्वारा अध्यादेश मई में ही लाया गया 2023 में, और उसके माध्यम से यह तय किया गया कि यह जो नियंत्रण है वह अभी भी उपराज्यपाल के पास रहेगा, यानी कि एलजी के पास रहेगा। और उपराज्यपाल मुख्य सचिव और सेवा विभाग के सचिव कर लेते थे निर्णय, वह निर्णय करने की क्षमता उनको फिर से मिल गई। ठीक है, अब यहां पर लेकिन यह बात ध्यान रखना होगा कि जवाबदेही की त्रिपक्षीय श्रृंखला पर भी कोर्ट ने कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। अब यहां पे बात आती है कि जवाबदेही की त्रिपक्षीय श्रृंखला क्या है। तो जवाबदेही की त्रिपक्षीय श्रृंखला इस प्रकार है, जो प्रशासनिक अधिकारी होंगे ये किसके प्रति जिम्मेदार होंगे? ये जिम्मेदार होंगे मंत्रियों के प्रति, मंत्रियों या विधायकों के प्रति। और ये किसके प्रति जिम्मेदार होंगे? विधायिका के प्रति जिम्मेदार होंगे। और विधायिका किसके प्रति जिम्मेदार होगी? विधायिका लोगों के ऊपर, यानी कि जनता के लिए जिम्मेदार। तो ये जो श्रृंखला है एक, इसी को कहा गया त्रिपक्षीय श्रृंखला जवाबदेही की। यह सुनिश्चित करने की बात करते हुए ही फैसला सुनाया था सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की पीठ ने, संवैधानिक पीठ ने। और उसके बाद इसी वजह से फिर उपराज्यपाल पर के पास वापस से नियंत्रण आ जाए स्थानांतरण और नियुक्ति के लिए, इस पर फिर यह कानून आता है। और इसकी कुछ विशेषताएं इस प्रकार से हैं। यहां पर इस कानून के माध्यम से तय हुआ कि राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण की स्थापना की जाएगी। अब राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण, इसको हम क्या बोलेंगे? NCCSA, नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी। अब इसके माध्यम से यह तय किया गया कि एक स्थायी प्राधिकरण होगा यह। तो याद रखिएगा किस प्रकार का प्राधिकरण है, यह एक स्थायी प्राधिकरण है। अब इस प्राधिकरण में कुछ सदस्य होंगे, उन सदस्यों में कौन कौन होगा? तो दिल्ली के मुख्यमंत्री होंगे, मुख्य सचिव होंगे, उसके अलावा जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है NCR दिल्ली का, उसके प्रधान सचिव शामिल होंगे।
तो ये इसके सदस्य हैं। यहां पर जो निर्णय लिए जाएंगे वो कैसे लिए जाएंगे, नियुक्ति हो या स्थानांतरण हो अधिकारियों का, वह बहुमत के आधार पर होगा। अब इसके बाद कुछ अन्य जो इनके कार्य हैं, जैसे स्थानांतरण और पोस्टिंग के अलावा उनके सतर्कता से संबंधित अनुशासनात्मक कार्यवाही, अखिल भारतीय सेवाओं और ग्रुप ए अभियोजन की मंजूरी, यानी कि पदों के लिए मंजूरी, यहां पर जो आवश्यकता पड़ेगी उस आवश्यकता के लिए मंजूरी, ये सारे कार्य इस सिविल सेवा प्राधिकरण के पास रहेंगे। अब कोई भी विवाद की स्थिति अगर आती है तो वहां पर जो अंतिम बात मानी जाएगी वह किसकी मानी जाएगी, उपराज्यपाल की बात मानी जाएगी। यानी कि अगर प्राधिकरण और उपराज्यपाल पर भी अगर के बीच में भी अगर किसी निर्णय को लेकर विवाद होता है, पहले बात तो बहुमत के आधार पर निर्णय नहीं लिया जाएगा प्राधिकरण में। अब इसमें भी अगर उपराज्यपाल और प्राधिकरण के बीच में अगर फिर विवाद होता है तो उपराज्यपाल की बात स्पष्ट मानी जाएगी। फिर यहाँ पे देखिए यही तीन बातें यहाँ भी स्पष्ट की गई हैं इस कानून के माध्यम से कि जो सार्वजनिक व्यवस्था है, भूमि है और पुलिस है, इन तीन मामलों से निपटने वाले अधिकारियों को छोड़ करके बाकी अधिकारियों के लिए ये सारे काम होंगे, यह स्पष्ट हो गया। फिर उसके बाद बात आती है इसकी विशेषताओं में कि एलजी की शक्तियों में जो विस्तार हुआ या एलजी की शक्तियां जो स्पष्ट हुई वो कैसे हुई। देखिए एलजी अपने विवेक से कार्य कर सकते हैं। कहां पे कर सकते हैं, ऐसे मामले दिल्ली विधानसभा के जो विधायी क्षमता से बाहर स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, वहां पे एलजी कार्य कर सकते हैं, अपने विवेक का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर वहां पे इसके अलावा क्या कहा गया है कि विवेक के माध्यम से, मतलब ऊपर तो यह है कि कर सकते हैं, दूसरे में विवेक के माध्यम से कहा गया है। विवेक से कार्य करने का मतलब यह है कि न्यायिक और अर्ध न्यायिक कार्य से है, यानी कि कहीं पर कार्यवाही करने की बात हो रही, एक न्यायपालिका की भूमिका के रूप में कहीं निर्णय लेना है, कहीं कार्यवाही करनी है, तो ऐसी स्थिति में दंड देना है, तो ऐसी स्थिति में भी एलजी कार्य कर सकते हैं। अब इसके बाद यहां पे बात आती है कि यहां पर प्राधिकरण की जो सिफारिशें हैं, उन सिफारिशों पर मंजूरी कौन देगा, अंतिम रूप से एलजी ही देगा। तो जब सिफारिशों पर एलजी मंजूरी देगा और विवाद जब दोनों प्राधिकरण और एलजी के बीच का आएगा और पुनर्विचार के लिए वापस भेजने की शक्ति रहेगी, जैसे कि किसी बात पर सहमति नहीं बनती प्राधिकरण के किसी निर्णय पर और एलजी उसे वापस भेज देता है और वापस भेजने के बाद प्राधिकरण उस बात पर राय पर नहीं मानता, मतलब जिस वजह से पुनर्विचार के लिए भेजा गया था उसके लिए एग्री नहीं करता है प्राधिकरण, तो क्या होगा कि उपराज्यपाल ने जो बात कही है उसी बात को अंतिम निर्णय के रूप में माना जाएगा। अब उसके बाद देखिए यहां पर मंत्रियों द्वारा कुछ मामलों के निपटान पर भी प्रावधान किए गए हैं, स्पष्ट किए गए हैं। जैसे कि दिल्ली सरकार का कोई मंत्री है, वह किसी मामले में किसी लोकहित के लिए, जनहित के लिए किसी मामले में कुछ करना चाहता है, यानी कि एक तरह से किसी मामले में निपटान करना चाहता है, तो वह क्या करेगा, वह आदेश लेकर आएगा। लेकिन वह आदेश लाने के पीछे भी उसे सचिव के परामर्श की आवश्यकता रहेगी, सचिव का परामर्श लेना होगा। और इसके साथ ही जैसे कि मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के माध्यम से एलजी को कहीं कहीं पर ऐसा होगा, जो कुछ मामले हैं या तो मुख्यमंत्री हो सीधे या तो फिर मुख्य सचिव हो, इनके माध्यम से एलजी की राय को भी के लिए भी प्रस्तुत करना होगा। जैसे कोई आदेश पारित करना है दिल्ली सरकार को, अब उस आदेश को पारित करने के पहले मुख्यमंत्री एलजी के पास जाएंगे और वहां पर एलजी के पास जाकर क्या करेंगे, उनकी राय मांगेंगे। अगर वो जो राय देते हैं फिर उस पर अमल करना होगा। यह कार्य मुख्य सचिव भी कर सकते हैं, उपराज्यपाल से उस पर अपनी राय ले सकते हैं। उसके बाद देखिए सचिवों के भी कर्तव्य स्पष्ट कर दिए हैं कि सचिव को किन बातों का ध्यान रखना है। सचिव को ध्यान रखना है कि संबंधित विभाग के सचिव कुछ मामले एलजी, मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के संज्ञान में दे सकते हैं। जैसे कुछ ऐसे मामले हैं, कुछ अलग अलग तरह के विभाग हैं, उन विभागों से जुड़े हुए जो मामले होंगे सचिव बता सकते हैं एलजी, मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को कि ये बता रहे हैं कि इस पर आदेश निकला हुआ है। दूसरी बात यहां पर है कि सचिव को यह भी बताना होगा कि किसी मामले में, किसी निर्णय में या किसी आदेश पर राज्य सरकार, सुप्रीम कोर्ट या दिल्ली उच्च न्यायालय के साथ अगर विवाद की स्थिति ला सकता है, तो ऐसे में विवाद की स्थिति अगर बनती है तो इस पर ध्यान रखें कि पहले ही संज्ञान दे दे, आगे यह बात सचिव जाहिर कर दे कि विवाद की स्थिति हो सकती है। ये सारी की सारी बातें इस कानून के माध्यम से सुनिश्चित होती हैं। तो हमें पता चला प्राधिकरण, उपराज्यपाल की शक्ति में विस्तार और कुछ अन्य मामलों में निपटान में मंत्रियों के लिए क्या कार्य हो सकता है। अब चलिए अगले कानून की तरफ आते हैं। यह कानून है डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023। आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, आपकी पहचान, आपके घर का पता, आपके जो भी धार्मिक मत हैं, आपके राजनीतिक मत हैं, इन सारों
बातों को लेकर के हम ये कह सकते हैं ये आपकी निजी जानकारी, आपकी निजी जानकारी आपके ऊपर निर्भर करती है, आप कितनी जाहिर करना चाहते हैं, कहां तक जाहिर करना चाहते हैं और किसे जाहिर करना चाहते हैं। इसी निजता को बनाए रखने के लिए यह एक कानून आया है। अब बात आती है एक पूरे के पूरे कानून की, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि राइट टू प्राइवेसी सुनिश्चित हो सके। अब राइट टू प्राइवेसी कहां से आई है? अनुच्छेद 21 से आई है, मौलिक अधिकार से आई है। तो मौलिक अधिकार को मजबूत करने के लिए ही हमारे एक मौलिक अधिकार के अंतर्गत जो निजता का अधिकार है उसको यह शक्ति देगा। तो अब चलिए देखते हैं इस कानून में क्या क्या मुख्य बातें। पहली बात तो यह है कि पृष्ठभूमि को समझना होगा कि आखिर यहाँ पर हमें इस कानून की जरूरत क्यों पड़ रही है, उसके पीछे की वजहों को समझना होगा। उसके बाद क्या इसका महत्व है अभी इस वक्त। उसके बाद एक बोर्ड की बात आएगी इसी कानून के अंतर्गत, डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड। तो वह डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड क्या है और डेटा का संरक्षण कैसे होगा, इस कानून के माध्यम से यह स्पष्ट किया गया है कि आपका डेटा कैसे बचा रहेगा, वह कैसे गलत जगह पे या गलत हाथ पे नहीं आएगा या उसका दुरुपयोग नहीं होगा, यह सब स्पष्ट कर दिया गया है। लेकिन कुछ अपवाद भी हैं, वो भी हमें जानने होंगे। और इन सारी बातों को कहा गया है डेटा संरक्षण के 7 सिद्धांत। तो अंतिम रूप से वो 7 सिद्धांत क्या हैं उसे भी हम समझने का प्रयास करेंगे। वो हमारे लिए बहुत आसान होगा, जब हम सारी बातें समझ लेंगे तो 7 सिद्धांत हमें आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले पृष्ठभूमि की बात करते हैं। तो 2018 में जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ मामले में निर्णय आता है और निर्णय में एक बात का जिक्र होता है निजता के अधिकार का। और निजता के अधिकार को लेकर स्पष्ट कर दिया जाता है कि जो हमारा मौलिक अधिकार है अनुच्छेद 21 राइट टू लाइफ से जुड़ा हुआ है, उसी के साथ निजता का अधिकार उसके अंतर्गत है। तो निजता के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए भी यहाँ पर, क्योंकि आज देखिए आज समय है डिजिटल वर्ल्ड का, सूचना बहुत कम समय में एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है और सूचना को छुपाकर या दबाकर रखना भी बहुत मुश्किल है। तो उस पर नियंत्रण बहुत जरूरी है। इस बात को समझते हुए ही समिति का गठन किया गया और जस्टिस बी.एन. कृष्णा 2018 यह जो समिति थी, इस समिति ने तय किया कि किस प्रकार का बिल होना चाहिए जिसको आगे लेकर के कानून बनाया जा सके। इसी वजह से हम समझते हैं इस कानून का महत्व क्या है। इस कानून का देखिए सबसे बड़ा महत्व है कि जो पर्सनल डेटा का कलेक्शन है और उसके उपयोग का माध्यम है वह कैसे प्राप्त हो। जैसे कि कोई आपका पर्सनल निजी जानकारी आपसे प्राप्त करता है और या तो उस निजी जानकारी का उपयोग प्राप्त करने के बाद कर रहा है, ये दोनों बातें तभी हो पाए जब कोई वैध तरीके से ऐसा कार्य करे, यानी कि आपसे सहमति हो उसकी, यह सही तरीका हो। जैसे कि मान लीजिए कि आयोग है, आयोग जैसे कि मान लीजिए मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, उसे परीक्षा करानी है आयोजित, वह फॉर्म फिल कराता है और फॉर्म फिल कराने के लिए आपके पते को सुनिश्चित करने के लिए कि आप कहाँ के निवासी हैं, यह बात अगर वह जानना चाहता है उसके लिए वो कहता है कि हमें आधार कार्ड की जरूरत है। अब आधार कार्ड वो अपने पास रख लेता है। एक उदाहरण दे रहा हूं, ठीक है। आधार कार्ड का अब वहां पर जानकारी बहुत सारी है आपके बारे में, आपका पता, आपके पिताजी का और बहुत सारी जानकारी, आपके डेट ऑफ बर्थ। अब इन सारी जानकारियों का उपयोग उसने क्या कहा कि आपके पते के लिए होगा, कि हम यह संतुष्टि करना चाहते हैं कि आप इसी पते के निवासी हैं जो आप कह रहे हैं। अगर इसके अलावा आयोग कोई और कार्य करे तो वह वैध नहीं होगा, वह अवैध होगा। तो आपने अपनी सहमति से अपना डेटा अगर किसी को दिया, किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म को दिया, चाहे फेसबुक को दिया, इंस्टा को दिया, ट्विटर को दिया, किसी भी इतने सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म है, कहीं पर भी कोई भी अपने डेटा दिया है और अपनी सहमति से दिया है, वह कलेक्ट हुआ है तो आपकी सहमति से हुआ है। दूसरी बात कि उसका जितना उपयोग करने की बात कही गई थी वही होती है और उसका माध्यम सही तरीके से, मतलब आप स्वयं अपलोड कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि कोई आपके मोबाइल को हैक करके आपसे डेटा ले रहा है, वैसा ना हो, सही तरीके से हो कि आप खुद अपलोड करके दे रहे हैं, तो वह वैध होगा, इस बात को सुनिश्चित किया जाएगा। उसके बाद मिस यूज पर कंट्रोल करने की बात कही गई है कि मिस यूज ना किया जा सके, गलत उपयोग, जैसे मैंने आपसे कहा जिस कार्य के लिए, जितनी बातों के लिए वह कहा गया है कि इसका उपयोग किया जाएगा उतना ही हो। जैसे मान लीजिए कि अगर अभी कोई ऐसा ओला उबर जैसी कोई भी ऐप इंस्टॉल की जाए और मुझे कहीं पर यहां से जाना हो और उसके लिए मैं वो लोकेशन दे दूं अपनी। अब मैंने अपनी लोकेशन दे दी है, मान लीजिए कि मुझे यहां से लेके कनॉट प्लेस सीपी तक जाना है और उसके बाद वह डेटा कंपनी सिर्फ और सिर्फ इसलिए इस्तेमाल कर रही क्योंकि उसे नेविगेशन की जरूरत पड़ेगी, उसे जो भी कार मुझे लेने आएगी उसे उस सीपी तक जाने के लिए उसकी जरूरत पड़ेगी जीपीएस की। तो मेरा डेटा भी कि मैं कहाँ पे हूं, मुझे पिक करने उसे आना होगा तो आएगा।
लेकिन यह जानकारी मान लीजिए वो किसी अपराधी को ही दे दे, किसी माफिया को दे दे कि वो व्यक्ति या वो शख्स इस वक्त वहां पर मौजूद है, वहां पर खड़ा है, इंतजार कर रहा है। अब आप देख लो, तो ये क्या कहला जाएगा? यह क्या हो गया? मिसयूज हो गया उस डेटा का। उस डेटा को कहीं और उसने दे दिया, उसे अपने काम के लिए इस्तेमाल नहीं किया, जिस बात के लिए उसने कहा था, कमिटमेंट दी थी। तो ये ना होने पाए। दूसरी बात, डेटा का मिनिमाइजेशन। मान लीजिए कि कोई आपसे कोई ऐप आप इंस्टॉल करते हैं, तो उसमें बोलता है कि हमें आपका कॉल डिटेल चाहिए, हमें आपकी गैलरी की डिटेल चाहिए, हमें आपकी लोकेशन की डिटेल चाहिए, हमें बहुत सारी डिटेल चाहिए। लेकिन ऐसे में मान लीजिए कि वह जो ऐप थी वह सिर्फ ट्रू कॉलर ऐप थी, या कोई ऐसी ऐप थी, मान लीजिए ट्रू कॉलर ऐप है, कोई भी ऐसी ऐप है जिसका सीमित जानकारी में ही काम हो सकता था, कॉल डिटेल से ही काम हो सकता था, लेकिन उसे आपकी गैलरी भी चाहिए, वो गैलरी के बारे में जानना चाहता है, वो आपकी ईमेल आईडी में भी एक्सेस करना चाहता है, या अन्य कुछ जगहों पर एक्सेस करना चाहता है जहां पर मान लीजिए शायद आवश्यकता ना हो। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। अब ऐसे में जितनी आवश्यकता है, जितना डेटा चाहिए जिससे काम हो सकता है सामने वाले प्लेटफॉर्म का, उतना ही डेटा वह ले, इस बात को सुनिश्चित किया जाएगा, यानी कि अनावश्यक डेटा ना दिया जाए। इसी को कहेंगे डेटा का मिनिमाइजेशन। यह सुनिश्चित करने की बात कही गई। अब इसी के बाद डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड की हम बात करें, जिसके गठन की बात कही गई थी, तो एक जो डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड होगा उसका गठन किया जाएगा। इसमें केंद्र सरकार का सीधा हाथ रहेगा और केंद्र सरकार के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा। चीफ एग्जीक्यूटिव यानी कि सबसे प्रमुख जो व्यक्ति होगा इस डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड का और इसके अन्य सदस्यों का, नियुक्ति के मामले में सरकार, इसमें केंद्र सरकार की भागीदारी रहेगी। साफ साफ सीधे सीधे अब सरकार भारतीय यूजर के डेटा को प्रोटेक्ट करेगी इस बोर्ड के माध्यम से। इस बोर्ड का जो मुख्य लक्ष्य है वो यही कि भारतीय यूजर के डेटा को प्रोटेक्ट किया जाए। ऐसा नहीं कि अमेरिका का डेटा, भारतीय यूजर मुख्य रूप से, ये बात स्पष्ट है वहां पे। अब दोनों पार्टियों, मान लीजिए दो पार्टी है, एक कोई सेवा प्रदाता कंपनी थी, कोई प्लेटफॉर्म था जहां पर मैंने अपनी सूचनाएं दी थी। अब कुछ मामला हो गया, अब उससे विवाद की स्थिति हो गई। अब उस विवाद में समाधान कौन लेके आएगा? बोर्ड। वो बोर्ड दोनों की बातें सुनेगा, मेरी शिकायत सुनेगा, सामने वाले की बात सुनेगा, जवाब सुनेगा। वहां पे सारी बातें स्पष्ट होंगी, सारी जानकारियां स्पष्ट होंगी और पारदर्शी तरीके से यह बोर्ड काम करते हुए समाधान निकालने का प्रयास करेगा। और कार्रवाई करने की अगर आवश्यकता होगी, अगर दिखता है कि सामने वाली जो भी, जिसने भी हमारा डेटा लिया है, उसने डेटा के साथ छेड़छाड़ की, या जो भी नहीं करना चाहिए था वो काम किया, यानी कि अवैध कार्य हुआ है उसके माध्यम से, तो ऐसे में कार्रवाई हो सकती है। कार्रवाई में जुर्माना लगाया जा सकता है, या उसके अलावा कुछ सेटलमेंट एक तय किया जा सकता है कि इस तरह से इस बात का सेटलमेंट हो सकता है ऐसी प्रक्रिया के माध्यम से। तो जुर्माना देखिए, इस प्रकार फेसबुक, सोशल मीडिया में कहीं भी कोई भी डिजिटल प्लेटफॉर्म है, कोई भी जो जानकारी लेता है और उसको इस प्रकार से इस्तेमाल करता है जो गलत है, जुर्माना 250 करोड़ तक का हो सकता है। अब ये देखिए, 250 करोड़ तक का जुर्माना, बहुत बड़ा जुर्माना है। और साथ ही अगर कई बार जुर्माना लग चुका है, कई बार कंप्लेन हो चुकी है और जुर्माना भी 2 से 3 बार दिया जा चुका है, और फिर भी वह बार बार ऐसा होता है, तो ऐसे में और कठोर सजा दी जा सकती है। अभी वो बताता हूं कठोर सजा क्या होगी। पहले देखिए डेटा का संरक्षण होगा कैसे। सबसे पहली बात कि डेटा का इस्तेमाल करने वाली इकाइयों की जवाबदेही तय होगी। मतलब कि जो भी डेटा का इस्तेमाल कर रही है, यह जवाबदेही सुनिश्चित कर देगा बोर्ड, यह कानून, कि आपको जो डेटा है उसका सुरक्षा करनी है। आपके पास डेटा है तो वो डेटा कहीं और जाना नहीं चाहिए और उसका उपयोग सही तरीके से होना चाहिए। निष्पक्ष, पारदर्शी और न्यायसंगत तरीके से बोर्ड को देनी होगी जानकारी। मान लीजिए कहीं पे डेटा ब्रीच होता है, डेटा गलत जगह पहुंचता है या लीक हो जाता है, या तो वह वायरल हो जाता, मतलब किसी भी तरह से आपके पास से कहीं और चला जाता है जिसके पास जिम्मेदारी थी कि वह डेटा सुरक्षित रहना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में सारी बातें स्पष्ट तरीके से बोर्ड को बतानी होगी, उस इकाई को भी बतानी होगी कि एग्जैक्टली क्या हुआ है, क्या मामला है, क्या इशू है। उसके बाद देखिए 2 या 2 से अधिक मामलों में अगर, जो मैंने आपसे कहा था, अगर दंडित कर दिया गया है अगर किसी इकाई को, और उसके बाद भी उसके खिलाफ शिकायत आती है और फिर दंडित करने की स्थिति बनती है, तो ऐसे में उसे ब्लॉक किया जा सकता है। इंडिया में उसे बैन किया जा सकता है, ब्लॉक किया जा सकता है, ये बात याद रखिएगा। अब लेकिन मान लीजिए कि वह इकाई सहमत नहीं है, उसके खिलाफ जो भी कार्रवाई की गई है, तो ऐसे में क्या हुआ हो सकता है, फैसले के खिलाफ, यानी कि जो भी फैसला है, अगर जो भी फैसला है उससे सहमत यूजर ही नहीं है, आप और मैं ही अगर उससे सहमत नहीं है, तो हम कहां जा सकते हैं? हम जा सकते हैं दूरसंचार विवाद निपटान और अपीली न्यायाधिकरण के समक्ष। वहां पर फिर आगे की बात सुनी जाएगी। अब यहाँ पर कुछ बातें और हैं, जैसे कि डेटा का संरक्षण होगा कैसे, इसको समझिए कि पर्सनल डेटा का देश में स्टोरेज होगा। पहली बात तो यह है कि बहुत सारे मामलों में जो स्टोरेज है देश के यूजर्स का डेटा, वो स्टोर कहां हो रहा है? बाहर हो रहा है। अब बाहर कहीं स्टोर हो रहा है, जैसे आपकी
महत्वपूर्ण जो चीजें हैं आप किसी और के घर के अलमारी में रख के आए, कहने को तो किसी और के घर के अलमारी में रखी हुई है, लेकिन दिक्कत क्या है? दिक्कत इस बात की है कि क्या पता उसकी चाबी बना के कोई उससे डेटा निकाल ले। कुछ ऐसा ही मामला हो रहा है कि कहीं और नहीं, देश के अंदर ही डेटा को स्टोर करना है। फिर एक अप्रोच की बात आती है। पहले जो अप्रोच थी व्हाइट लिस्टिंग अप्रोच थी और अभी ब्लैक लिस्टिंग अप्रोच है। तो ये व्हाइट लिस्टिंग अप्रोच और ये ब्लैक लिस्टिंग अप्रोच क्या है, इसको समझना पड़ेगा। ठीक है, पहले जो था ऐसा था कि भाई एक सूची बना दी गई कि ये देश हैं जहां पर डेटा स्टोरेज आप कर सकते हैं, जिनका नाम नहीं है वहां पे आप डेटा स्टोरेज नहीं कर सकते हैं। लेकिन ब्लैक लिस्टिंग अप्रोच में क्या होगा, जहां जहां डेटा स्टोरेज नहीं कर सकते, जैसे मान लीजिए पाकिस्तान में नहीं कर सकते, ईरान में नहीं कर सकते, और कुछ ऐसे देश है चीन में नहीं कर सकते, तो ये सारे देश के नाम आ जाएंगे जितने के नहीं कर सकते हैं। अब जिसके नाम नहीं है वहां सारा वहां उन जगहों पर डेटा हमारा जा सकता है। तो यह सुनिश्चित किया गया, एक अप्रोच में चेंज किया गया है। इसी को व्हाइट लिस्टिंग अप्रोच से ब्लैक लिस्टिंग अप्रोच कहते हैं। और दूसरी बात कि कोई भी डेटा हो, कोई भी डेटा, जैसे कि हम कहते हैं कि हम कोई ऐप इंस्टॉल करते हैं तो हमारी मर्जी लगती है, आप हमें अप्रूवल देना होगा। अगर हम अप्रूवल नहीं देते हैं तो हमारे अप्रूवल के बिना डेटा का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। और दूसरी बात, बिना परमिशन के बायोमेट्रिक डेटा, आंख की पुतलियां, अंगूठे के निशान, ये सब नहीं लिया जा सकता है, ये बिना परमिशन के प्राप्त नहीं होगा। और इसके साथ ही जो बच्चे हैं, बच्चे के जो पिता हैं, अभिभावक हैं, माता पिता, वो सहमति देंगे कि बच्चे का डेटा प्राप्त कर सके कोई इकाई। किस प्रकार की इकाई हो सकती है, जैसे आप देखिए एजुकेशन के लिए आजकल जो ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, आजकल बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन ही पढ़ाई कर रहे हैं। तो ऐसे में छोटे बच्चे जो 18 साल से कम उम्र के हैं, 18 वर्ष से कम उनके, उन बच्चों के लिए सहमति कौन देगा? उनके माता पिता देंगे कि वो किसी जगह एडटेक कंपनी में जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि बच्चे को वहां पे एडमिशन चाहिए, उसे पढ़ना है, अपना आधार कार्ड दे रहे हैं, तो वह सहमति देनी होगी, बिना सहमति के नहीं हो सकता। मेडिसिन के क्षेत्र में भी इसी प्रकार से सहमति देनी होगी छोटे बच्चों के लिए। अब यहाँ पे देखिए दो बातें और, कोई भी जो इकाई है उसे, ऐसे जो भी संस्थान है, उन्हें डेटा सुरक्षा अधिकारी की नियुक्ति करनी पड़ेगी। और वह डेटा सुरक्षा अधिकारी क्या कार्य करेगा? यह जो कानून है, यही कानून, इस कानून के लिए, इस कानून का अनुपालन सही तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, डेटा को सुरक्षित रखने के प्रयास किए जा रहे हैं कि नहीं किए जा रहे हैं, यह सुनिश्चित करेगा। और एक वर्ड और आता है इस कानून में, डेटा प्रिंसिपल। यह वर्ड जो है महत्वपूर्ण है, इस पर ध्यान रखिएगा। डेटा प्रिंसिपल क्या है? वह व्यक्ति है जिससे व्यक्तिगत डेटा संबंधित है। जैसे कि मेरा कोई डेटा किसी इकाई के पास, किसी संस्थान के पास, तो मैं उस संस्थान के संदर्भ में डेटा प्रिंसिपल। अगर मुझे लगता है कि मेरा डेटा वहां नहीं रहना चाहिए, उस जगह से मेरा डेटा हटा देना चाहिए, तो मैं वहां कह सकता हूं कि मेरा डेटा आप हटा दीजिए। मैं चाहता हूं आप मेरा, जैसे कि मान लीजिए कि कोई ऐप है, मैंने अपना डेटा दिया और मैं चाहता हूं वो ऐप वहां से डेटा हट जाए, तो मैं डेटा प्रिंसिपल हूं जो मैं चाहता हूं कि अब वो डेटा हट जाए, वो मेरी जानकारी थी। तो अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर मैं इसी बोर्ड की सहायता ले सकता हूं। बोर्ड कौन? बोर्ड का नाम याद रखिएगा। डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड की सहायता के माध्यम से मैं अपना डेटा इरेज भी करवा सकता हूँ, ये सुविधा भी मौजूद रहेगी। तो ये जो मुख्य बातें हैं, इन बातों का हमें विशेष ध्यान रखना है। और सबसे अंतिम बात इसमें एक और भी है कि अपवाद है। अपवाद क्या है, इसको भी देख लीजिए कि जैसे हम डेटा की सुरक्षा की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि डेटा हमारा उपयोग में नहीं लिया जाएगा हमारी मर्जी के बिना, डेटा ही नहीं लिया जाएगा, उपयोग में लिए जाने ना लिए जाने वाली बात तो है ही, लेकिन कुछ जगहों पे लिया जाएगा, जैसे कि केंद्र सरकार और उसकी जो एजेंसियां हैं, जैसे रॉ है, आईबी है, ये सब क्या है, इस प्रकार की एजेंसियां, इन्हें कई मामलों में छूट मिली हुई है विशेष कारणों से। इसके अलावा जो राष्ट्रीय सुरक्षा के जो मसले हैं, विदेशी सरकारों के साथ संबंध है, कोई विदेशी सरकार के साथ संबंध है और उसके उन संबंधों के लिए, उन संबंधों की बेहतरी के लिए इस कानून से में थोड़ी सी ढील की जरूरत पड़ती है केंद्र सरकार को, तो वह अपने लिए ऐसा कर सकती है। इन मामलों में केंद्र सरकार का नियंत्रण यानी कि इस पर रहेगा। इन मामलों की राष्ट्रीय सुरक्षा भी उसमें से एक है कि राष्ट्रीय सुरक्षा की वजह से किसी के बारे में जानना है, किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन जानना जरूरी है, तो ऐसे मामले में फिर वह डेटा निकाला जाएगा और उपयोग में भी लिया जा सकता है। आरटीआई कमजोर करने की बात भी इसमें एक आलोचकों की बात कही जाती है कि जैसे कि सूचना का अधिकार के तहत किसी अधिकारी के बारे में जानकारी चाहिए विशेष कारणों से, और उधर से अधिकारी यह कहता है यह मेरी निजी जानकारी है, मेरे निजता के अधिकार का हनन होगा, तो ऐसे में फिर आरटीआई कमजोर हो जाएगा।
तो यह अभी इस प्रकार के आरोप लगाए जा रहे हैं। अब जो मैंने आपसे कहा था कि सारी की सारे ये पूरा कानून है 7 सिद्धांतों पर है, वो 7 सिद्धांत क्या हैं, जितनी बातें अभी हमने देखी हैं वही इन 7 सिद्धांतों में हमें दिखाई देंगी। पहले देखिए, व्यक्तिगत डेटा के सहमतिपूर्ण, वैध और पारदर्शी उपयोग का सिद्धांत। फिर हमने क्या कहा, सहमति आवश्यक है, वैध तरीके से और पारदर्शी उपयोग होना चाहिए। जो सबसे शुरुआत में बात की थी, देखिए पहला सिद्धांत यही हो गया। दूसरा देखिए, उद्देश्य सीमा का सिद्धांत। ये क्या कहता है कि व्यक्तिगत डेटा का उपयोग केवल डेटा प्रिंसिपल की सहमति प्राप्त करने के समय निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए किया जाएगा। डेटा प्रिंसिपल यानी कि जिसका डेटा है उसकी सहमति के बाद जो भी उद्देश्य था उस उद्देश्य के लिए ही किया जाएगा। ये दूसरा सिद्धांत, उद्देश्य वाली बात, ये हमने देख ली थी। फिर डेटा न्यूनीकरण, जो हमने मिनिमाइजेशन की बात की थी, उतना ही डेटा एकत्रित किया जाए जिसका यानी कि जिसकी जरूरत है, जिसका आवश्यकता है। उसके बाद डेटा की सटीकता, डेटा सही और अद्यतित हो, मतलब डेटा लिया गया लेकिन वह सही नहीं है तो वह उपयोग भी करने में आएगा नहीं, वह भी सुरक्षित करना पड़ेगा, सुनिश्चित करना पड़ेगा कि डेटा सटीक हो, सही जानकारी हो। फिर उसके बाद भंडारण सीमा की बात कही गई है। डेटा केवल तब तक संग्रहित किया जाएगा जब तक निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए इसकी आवश्यकता हो। अब जैसे मान लीजिए, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि एमपी लोक सेवा आयोग की अब परीक्षा हो गई, सिलेक्शन हो गया, सब कुछ हो गया, सारी बातें समाप्त हो गई। उसके बाद क्या, उसके बाद एक तय समय के बाद अगर आवश्यकता नहीं है तो उस डेटा को आयोग को क्या करना चाहिए, हटा देना चाहिए। निजी कंपनियों के संस्थान में अब आप इस बात को समझ लेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, आसान पड़ेगा। उचित सुरक्षा उपायों के सिद्धांत की बात कही गई है। जो हमने सुरक्षा उपायों की बात की थी, व्हाइट लिस्टिंग अप्रोच से ब्लैक लिस्टिंग अप्रोच और अन्य जो उपाय। फिर जवाबदेही का सिद्धांत, जैसे कि यह जवाबदेही होगी उल्लंघन करने पर, फिर किस प्रकार के दंड लगाने की बात है, और यहाँ तक कि बैन और ब्लॉक करने की बात जो मैंने आपसे बताई, और 250 करोड़ तक का जो दंड लगाया जा सकता है, वो सारी बातें जुर्माने के तौर पर, ये सारी बातें खत्म हो गई। अब तीसरे कानून पर देखिए, यहाँ पे मध्यस्थता अधिनियम 2023। मध्यस्थता का मतलब क्या है, दो लोगों के बीच में विवाद है तो कोई ऐसा होगा जो मीडिएटर की भूमिका निभाएगा, उन दोनों के बीच के विवाद को हल करेगा। अमूमन क्या होता है कि मध्यस्थता में जबरदस्ती दो लोगों के बीच में मध्यस्थता नहीं कराई जा सकती। मध्यस्थता कब होगी, जब दोनों लोग इस बात के लिए, दोनों पार्टी सहमत होगी कि हम मध्यस्थता चाहते हैं। तो सारा का सारा कानून इसी बात पर निर्भर है कि जब दोनों पार्टियां मध्यस्थता चाहेंगी। लेकिन ऐसा नहीं कि कोई मर्डर का मामला है, कोई ऐसा अपराध का मामला है तो उस पर नहीं होगा। इस प्रकार के अपराध पर मध्यस्थता नहीं हो सकती। तो अब थोड़ी सी समझते हैं बात को। मध्यस्थता अधिनियम 2023 में क्या क्या विशेष रहने वाला है। पहले तो हमें यही समझना होगा कि मध्यस्थता से अभिप्राय क्या है। फिर उसके बाद हमें समझना होगा कि आवश्यकता इसकी क्यों है। फिर उसके बाद हम इस कानून की विशेषताओं को समझेंगे और फिर हमें समझ में आएगा ये क्यों इतना महत्वपूर्ण। अब चलिए सबसे पहले मध्यस्थता को ही समझ लेते हैं। मध्यस्थता मैंने आपसे जैसे कि बताया एक स्वैच्छिक प्रक्रिया है। दोनों पार्टी जब अपनी इच्छा से यह बात के लिए सहमत होंगी कि हम मध्यस्थता चाहते हैं तभी होगी। और जो मध्यस्थता करवाएगा, जो मीडिएटर होगा, वह सीधी सी बात है, वह किसी भी की तरफ भी नहीं होगा, वह निष्पक्ष होकर के बीच में मीडिएटर का कार्य करेगा। तो इसके लिए रजिस्ट्रेशन कराने की प्रक्रिया से गुजरना होगा और उसके लिए एक प्रॉपर व्यवस्था जो है तैयार की जाएगी, इस कानून के माध्यम से सुनिश्चित होगी। तो वह तभी हो पाएगी जब दो पार्टियां चाहेंगी, फिर आगे की प्रोसेस होगी। तो यहाँ पे देखिए, मध्यस्थता होने में क्या है कि एक माहौल ऐसा बनाया जाएगा। पहली बात तो है कि जबरदस्ती कराना नहीं है, तो बाध्यकारी नहीं कि जबरदस्ती हम मध्यस्थता करा देंगे। लेकिन हाँ, मध्यस्थता जब हो जाएगी, उस पर निर्णय ले लिया जाएगा तो उन दोनों को मानना होगा। यहाँ पे एक बात आती है, एक माहौल तैयार करने की, मतलब एक ऐसा माहौल या एनवायरमेंट होगा वाद संवाद का, बात करने का, जिससे वो आपस में स्पष्ट कर सके कि हाँ, इस पर, इस निर्णय पर पहुंचा जा सकता है। और जब भी मध्यस्थता होती है ना, तो उसमें कोई विनर नहीं होता है। मध्यस्थता के मामले में जैसे एक की जीत होगी एक की हार होगी, ऐसा नहीं होता। जब भी मध्यस्थता होती है, दोनों की ही कहीं ना कहीं किसी न किसी स्तर पर अपने अपने लक्ष्यों के रूप में कुछ ना कुछ जीत होती है। तो विनर दोनों ही होते हैं जब मध्यस्थता होती है, कोई एक हारता नहीं है। ठीक है, अनुपात अलग अलग हो सकता है। अब यहाँ पे देखिए, इसी बात को समझने का प्रयास करते हैं कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। देखिए, बहुत सारे लंबित मामले हैं, 4.7 करोड़ से भी ज्यादा लंबित मामले मौजूद हैं, और इन मामलों को खत्म करने के लिए, कम करने के लिए एक प्रभावी समाधान प्रदान करता है यह मध्यस्थता का मामला। अब अदालत में जाने के पहले ही मध्यस्थता के माध्यम से इसे सुलझाया जा सकता है, तो मामला लंबित होगा ही नहीं, अदालत में जाएगा ही नहीं। यह सुविधा यह सुनिश्चित करता है। अब उसके लिए ऐसा नहीं है कि यह भारत में पहली बार हो रहा है। देखिए, यह जो है मध्यस्थता कानून की बात करें
तो यह ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर जैसे देशों में हमें देखने को मिलता है, लेकिन भारत में यह कानून अभी तक नहीं था। तो यह कानून जब आ गया तो भारत भी इस कतार में आ गया जहां पे ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर जैसे देश हैं। अब यहाँ पे देखिए बात आती है, यह जो पूरा का पूरा संवाद का माध्यम है, जो मध्यस्थता के लिए जो संवाद का माध्यम होगा वह इस प्रकार से होगा जो संवैधानिक मूल्यों के साथ होगा। मतलब किसी पर दबाव की स्थिति नहीं बनाई जाएगी, निष्पक्ष रह के दबाव रहित स्थिति बनाई जाएगी, तब जाके सही मध्यस्थता हो पाएगी। अब इसी पर एक सिंगापुर कन्वेंशन की बात आती है जिसके माध्यम से सुनिश्चित किया गया, जैसे वाणिज्य व्यापार की स्थिति में अगर मध्यस्थता की जरूरत पड़ती है तो लंबित मामला हो जाता है, तो पूरा व्यापार वाणिज्य ठप हो जाता है, तो वह स्थिति न बने उसके लिए यह कानून जरूरी हो गया था। और जिसके पीछे की एक बड़ी वजह यह भी थी, यह सिंगापुर कन्वेंशन। चलिए अब आगे देखते हैं, मध्यस्थता पर अधिनियम की विशेषताओं को समझते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि मुकदमे पूर्व मध्यस्थता, कोर्ट में मामला गया ही नहीं, पहले ही मध्यस्थता हो गई तो वह मामला कभी लंबित होगा ही नहीं। अब यहाँ पे अदालतों के चक्कर लगेंगे ही नहीं। अब यहाँ पे देखिए, अदालतें या न्यायाधिकरण किसी भी स्तर पर पार्टियों को मध्यस्थता के लिए भेज सकते हैं, जरूरत पड़े तो भेज भी सकते हैं। और कुछ मामले ऐसे हैं जहां पर मध्यस्थता से जिन्हें बाहर रखा गया है, जैसे कि अगर छोटे बच्चे हैं तो वहां पर मध्यस्थता, छोटे बच्चों से मतलब जुड़ा हुआ मामला है तो वहां मध्यस्थता नहीं होगी। या कोई ऐसा मामला है जिसमें एक पार्टी है उसकी तरफ से जो शख्स है वह विकृत दिमाग का है, ऐसी स्थिति में नहीं होगी। या कुछ अपराध वाली स्थिति है, कुछ अपराध का मामला है तो ऐसी स्थिति में नहीं होगी। ठीक है, और प्लस उसके अलावा मान लीजिए सबसे बड़ी बात है कि दो पार्टी हैं, दो लोग हैं जिनके बीच में मध्यस्थता करनी है, लेकिन उस मध्यस्थता से किसी तीसरे व्यक्ति का यानी कि किसी तीसरी पार्टी का नुकसान होता है या उससे जुड़े अधिकारों का नुकसान उसे हो सकता है, तो ऐसी स्थिति में मध्यस्थता नहीं हो सकती है। अब देखिए यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात इसकी विशेषताओं में, यह पूरी की पूरी मध्यस्थता की कार्यवाही होगी वह गोपनीय तरीके से होगी और इसे 180 दिनों के अंदर समाप्त करना होगा। और अगर आपसी सहमति बनती है और 180 दिन में यह मामला पूरा नहीं होता है तो दोनों पार्टियां मिलकर यह सुनिश्चित कर सकती हैं कि समझौते की अवधि को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, अब उसके बाद 2 सत्र से ज्यादा अगर समझौता हो करने का प्रयास किया जाता है लेकिन समझौता नहीं होता है, एक बार किया गया नहीं हुआ, 2 बार हुआ नहीं हुआ, तो फिर तीसरी बार की जरूरत नहीं है, इसके बाद वो पार्टी हट सकती हैं समझौते के लिए, आगे उसमें जारी रखने की उनकी आवश्यकता नहीं है अगर वो चाहें तो। उसके बाद देखिए, सेवा प्रदाता जो मध्यस्थता सेवा प्रदाता होगा वह दोनों पार्टियों के लिए मध्यस्थता की स्थिति स्पष्ट करेगा, यानी कि मध्यस्थता सेवा प्रदाता द्वारा नियुक्त किया जाएगा। जो मध्यस्थ होगा, जो मध्यस्थ की भूमिका निभाएगा वो मध्यस्थता सेवा प्रदाता के द्वारा होगा और यह कानून के माध्यम से ही सुनिश्चित होगा। अब यहाँ पे देखिए, केंद्र सरकार जो है इस पूरी प्रक्रिया में जो संरचना बनेगी उस संरचना में एक अध्यक्ष होगा, इसके अलावा मध्यस्थता में एक अनुभवी पूर्णकालिक सदस्य होगा और उसके साथ ही एक पदेन सदस्य भी शामिल होगा। ये इसके सदस्यों की बात हो गई जो मध्यस्थता के कार्यों में रहेंगे। अब उसके बाद यहाँ पे पंजीकरण बहुत जरूरी है, आवश्यक, बिना पंजीकरण के यह कार्य आगे नहीं बढ़ेगा, तभी सेवा प्रदाता ही, जो मान्यता प्राप्त सेवा प्रदाता है वही फिर मध्यस्थता करवा पाएंगे। अब यहाँ पे एक और जरूरी बात है उसकी विशेषताओं में ये है कि अदालत के फैसले की तरह लागू करने योग्य होते हैं। मैंने कहा कि बाध्यकारी नहीं है, समझौता करने के दौरान कोई बाध्यता नहीं कि दो लोगों को समझौता करना है, ऐसे कोई बाध्य नहीं कर सकता इस चीज के लिए, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है एक बार समझौता हो गया तो समझौता जो है बाध्यकारी होगा, अदालत के फैसले की तरह ही इसे माना जाएगा, उसी तरह से ट्रीट किया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार, प्रतिरूपण, मध्यस्थता के लिए उपयुक्त न होने वाले विवादों के आधार पर चुनौती दी जा सकती है। देखिए अब इस बात का ध्यान रखना है, ऐसे विवाद मध्यस्थता के लिए उपयुक्त जो नहीं है उनको चुनौती फिर दी जा सकती है, वो विवाद आगे बढ़ता है। जैसे दो तरीके से, या तो विवाद मध्यस्थता के लायक ही नहीं था, या तो ऐसा है कि मान लीजिए कि यहाँ पर मध्यस्थता हो चुका है, अदालत के निर्णय की तरह लागू करने योग्य होता है और उसके बावजूद उसे नहीं माना जाता है, तो फिर वो आगे उस पर चुनौती भी दी जाएगी, सीधी सी बात है, दी जाएगी अगर कोई नहीं मानेगा। फिर उसके अलावा देखिए, अंतिम बात, स्थानीय शांति और सद्भाव को प्रभावित करने वाले विवादों को सुलझाने का प्रयास किया जाएगा। जो बड़े आपराधिक कोई इस मामले ऐसे नहीं होंगे जिससे कि सार्वजनिक हित का नुकसान हो रहा है, वहां पर देखा जाएगा कि जो स्थानीय शांति सुनिश्चित हो सके, सद्भाव की स्थिति बनी रहे। चलिए आगे देखते हैं, जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 2023 संशोधन अधिनियम। देखिए 50 साल से भी ज्यादा समय हो गया था कि जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम आया था, 1969 में आया था और 50 साल से ज्यादा हो चुका है। आप देखिए पिछले, अगर हम 10 वर्षों में ही देख लें तो हम
डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, मतलब लगातार और बेहतर डिजिटल इंडिया बनते जा रहे हैं। ऐसे ज़माने में जब पूरी दुनिया आपस में जुड़ गई है इंटरनेट के माध्यम से, ग्लोबलाइजेशन आ चुका है, लिबरलाइजेशन आ चुका है, उस ज़माने में हम 50 साल पुराने इस कानून जन्म और मृत्यु पंजीकरण के माध्यम से चीज़ों को सुनिश्चित नहीं कर सकते हैं, जितना सुनिश्चित इसे करने की आवश्यकता है। क्योंकि तब ऑनलाइन तरीके से डॉक्यूमेंट को हम स्टोर नहीं करते थे। हम ऑनलाइन माध्यम से डॉक्यूमेंट की प्राप्ति नहीं करते थे। अब हम डॉक्यूमेंट की प्राप्ति ऑनलाइन तरीके से कर सकते हैं, सॉफ्ट कॉपी में कर सकते हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट जो हैं सॉफ्ट कॉपी में इनका कैसे उपयोग हो सके, कैसे ये प्राप्त की जा सके, कैसे पूरी प्रक्रिया पूरी की जा सके, उसके लिए जरूरी है कि कानून में संशोधन किया जाए। इसीलिए यह कानून में संशोधन किया गया। अब इस संशोधन के माध्यम से हम जानते हैं क्या है इसमें विशेष। पहली बात तो यह है कि बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट जो है वह सुनिश्चित किए जाएंगे। अभी भी किए जा रहे थे, लेकिन अभी फिर से इसमें कुछ बदलाव जो किए गए हैं वह किस आधार पर किए गए हैं। मैंने बोला था अभी जो बदलाव हुए हैं तकनीकी में हुए हैं, इंटरनेट के आने की वजह से हुए हैं। जो हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी वाली मैंने बात बोली, इन सारी चीजों के आधार पर सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। उसके बाद बर्थ सर्टिफिकेट का उपयोग, इस उपयोग को लेकर भी किस प्रकार से इसका उपयोग हो सकता है, कुछ बातें हम स्पष्ट कर लेते हैं कि कैसे कैसे इसका उपयोग और बेहतर हो सकेगा, यानी कि इसका उपयोग हमारे लिए किस तरह से हमारे काम को ही आसान बनाएगा। इस कानून के माध्यम से यह भी सुनिश्चित किया गया है। अब देखिए इस अधिनियम को समझते हैं पहले क्या है। यह जो अधिनियम है 1969 का जो था जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, उसमें संशोधन है। अब इसके संशोधन के माध्यम से यह क्या मदद करेगा, जो राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर है, यहाँ पे सारी जानकारी दर्ज होती है जनसंख्या संबंधी, आधार, मतदाता सूची, राशन कार्ड, इसके अलावा जो अन्य जितने भी डेटाबेस हैं, इन सारे के सारे डेटाबेस को सिंक्रोनाइज करेगा। आपका नाम देखिए, आपका नाम बर्थ सर्टिफिकेट में है, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर में है, आधार कार्ड में है, मतदाता सूची में है, राशन कार्ड में है, अन्य जितने जरूरी डॉक्यूमेंट हैं, जब सब जगह आपका नाम होगा तो सारे के सारे आपके जितने डॉक्यूमेंट हैं वो पूरा का पूरा डेटाबेस सिंक्रोनाइज स्थिति में देखने को मिलेगा। वह काम आसान करेगा, प्रशासनिक तरीके से भी आसान करेगा और नीतियां बनाने के लिए भी कार्य करेगा और आपकी सुविधा के लिए भी वह बेहतर होगा। अब यहां पे देखिए, इसीलिए सूचना यह पहुंच सके, आपके डॉक्यूमेंट की सूचना कैसे पहुंच सकेगी, सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम पोर्टल सीआरएस पोर्टल की बात कही गई है। सीआरएस पोर्टल के माध्यम से रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया तक पहुंच सकेगी सूचना, सर्टिफिकेट से संबंधित सूचना। उसके बाद देखिए क्या कहा गया है। अब यह जो पूरा का पूरा कानून था 69 का, यह पंजीकरण को नियंत्रित और सुविधाजनक बनाने के लिए था। लेकिन अब जो बात थी कि 2023 में बहुत सारी चीजें बदल चुकी थी 50 सालों में, तो यहाँ पे इसे नियंत्रित करने के लिए और सुविधाजनक बनाने के लिए बदलाव की आवश्यकता थी। ठीक है, अब समवर्ती सूची का विषय है होता है यह बात पता रहनी चाहिए। अब आते हैं अगली बात पे। अगली बात क्या है, इसके उपयोग की है। बर्थ सर्टिफिकेट माध्यम से यह अब सुनिश्चित किया जाएगा, पहले भी किया जा रहा था और बेहतर तरीके से किया जाएगा, कि जो स्कूल में यानी कि शिक्षण संस्थान में जो एडमिशन होता है, उस एडमिशन के लिए जन्म प्रमाण पत्र का उपयोग हो सके। यह जो बर्थ सर्टिफिकेट है, बर्थ सर्टिफिकेट में जन्म और जन्म स्थान और जन्म की तिथि, बर्थ प्लेस, डेट ऑफ बर्थ, ये सब सुनिश्चित हो सकेगी, उसका प्रमाण होगा और इसी के माध्यम से एडमिशन आसान हो सकेगा। इसके माध्यम से ड्राइविंग लाइसेंस की प्राप्ति हो सकेगी, वोटर आई कार्ड बन सकेगा, मैरिज सर्टिफिकेट बन सकेगा। इस एक सिंगल डॉक्यूमेंट के माध्यम से बहुत सारी सुविधाएं आसानी से मिल सकेंगी, यह बात सुनिश्चित की गई है। और अपने आप अभी देखिए क्या होता है, चाहे वह जन्म स्थान हो, अगर हम डेट ऑफ बर्थ हो, तो डेट ऑफ बर्थ के लिए अमूमन आप देखेंगे तो आज भी 10th के सर्टिफिकेट का इस्तेमाल अमूमन किया जाता है। कहीं भी आप देखिए, कहीं फॉर्म भी फिल कर रहे हो तो 10th का सर्टिफिकेट मांग लेता है, बर्थ जो आपका डेट ऑफ बर्थ है उसे सुनिश्चित करने के लिए। लेकिन जब बर्थ सर्टिफिकेट होगा तो बर्थ सर्टिफिकेट का ही इस्तेमाल करना बेहतर होगा। और उस बर्थ सर्टिफिकेट का उपयोग आगे के कार्यों के लिए, आगे के डॉक्यूमेंट के लिए किस प्रकार से पीछे के डॉक्यूमेंट के रूप में, यानी कि उसको सहयोग देने के वाले डॉक्यूमेंट के रूप में महत्वपूर्ण हो जाएगा, यह बात सुनिश्चित की गई है। अब देखिए यहां पर बात है उद्देश्यों को लेकर के। विभिन्न उद्देश्यों के लिए डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र को व्यापक दस्तावेज के रूप में पेश किया जा सकता है। मतलब सिर्फ इसका उपयोग करके कई दस्तावेजों की आवश्यकता कम कर देगा ये, अगर ये डॉक्यूमेंट जन्म प्रमाण पत्र अब जो इस कानून के माध्यम से तैयार होगा, सामने आएगा। अब देखिए ऐसा भी सुनिश्चित किया गया है कि जैसे अभी क्या है, जन्म प्रमाण पत्र तुरंत बनवाना पड़ता है कि उसका दबाव महसूस करते हैं लोग, लेकिन ऐसा नहीं है।
बाद में भी बनवाया जा सकता है, यह बात सुनिश्चित की गई है, और उसके साथ ही विशेष परिस्थितियों में भी बनवाना होगा आसान। अब आप पूछेंगे विशेष परिस्थिति क्या हो सकती है? विशेष परिस्थिति हो सकती है कि मान लीजिए किसी को गोद लिया गया है, कोई अनाथ है, ऐसे विशेष परिस्थितियों में यह सर्टिफिकेट बनवाना आसान होगा। इस बात का इस कानून में ध्यान रखा गया है। अब यहाँ पे देखिए, माता पिता और सूचना देने वालों के आधार विवरण को जन्म प्रमाण पत्र से जोड़ा जाएगा, यानी कि माता पिता की जानकारी भी होगी और जो सूचना देने के आधार है उस पे होगा, प्लस जैसे कि जो चिकित्सा अधिकारी है वो होगा। अगर मृत्यु प्रमाण पत्र की बात करें तो वहां पे जेलर जैसे रिपोर्टिंग अधिकारी जो होंगे उनको भी, उनकी जानकारी भी इस, जैसे कि डेथ सर्टिफिकेट है तो उसमें शामिल की जाएगी। अब इसके अलावा देखिए यहाँ पे अन्य महत्वपूर्ण बात की जन्म और मृत्यु रिकॉर्ड के प्रबंध राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर यानी कि एनपीआर, राशन कार्ड और संपत्ति पंजीकरण को अद्यतन करने के लिए केंद्रीकृत डेटाबेस स्थापित करेगा। तो याद रखिएगा, ठीक है। ये पूरा का पूरा जो है, अगर हम बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट का मैनेजमेंट कर ले जाते हैं पूरे देश का, तो उसके लिए चाहे राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर हो, चाहे राशन कार्ड हो, चाहे संपत्ति का पंजीकरण हो, ये सारा के सारा जो डेटा है ना, इसको बहुत केंद्रीकृत तरीके से डेटाबेस को स्थापित करने में आसानी मिलेगी। अब यहाँ पे एक और बात आती है, इसके लाभों को लेकर के कि आखिर क्या क्या लाभ है। उन्नत प्रशासनिक दक्षता की बात आती है, जैसे कि अगर केंद्रीकृत डेटाबेस जब तैयार रहेगा जन प्रमाण पत्र से आगे के सारे जानकारियां, तो ऐसे में एकत्रित जानकारी से प्रशासनिक दक्षता में सुधार होगी, निर्णय लेने में आसानी होगी। या आंकड़े जब रहते हैं, देखिए कभी भी अगर आंकड़े हैं, आंकड़ों के आधार पर हम सही निर्णय पर पहुंच सकते हैं। तो ये सारी बातें क्या है? आंकड़े हैं। आंकड़े हमें सही निर्णय लेने की आसानी देंगे, प्रशासन के लिए इसमें आसानी होगी। आपात स्थिति में, जैसे मान लीजिए कि कहीं आपातकाल की स्थिति बनती है जहां जान माल की हानि होने वाली स्थिति बनती है, ऐसी स्थिति में क्या होगा, सब रजिस्ट्रार की नियुक्ति की जा सकती है और ऐसे लोगों के लिए सर्टिफिकेट तुरंत बनवाए, जैसे डेथ सर्टिफिकेट भी अगर बनवाना है तो तुरंत बन सकता है, वो स्थिति भी सुनिश्चित की जाएगी। इसके माध्यम से यह तय हो चुका है। सुव्यवस्थित नागरिक सेवाएं, जैसे कि एकल एकल डिजिटल जन प्रमाण पत्र का उपयोग करके, जैसे मैंने आपसे बताया स्कूल में एडमिशन हो, चाहे उसके अलावा नौकरी है, पासपोर्ट है, इस प्रकार की जितनी भी सुविधाएं हैं ना, इस एकमात्र बर्थ सर्टिफिकेट के माध्यम से हो सके, सुनिश्चित हो सके, यह प्रयास इस कानून के माध्यम से किया गया है। उसके अलावा देखिए, अब क्या है, भारत के डिजिटल परिवर्तन प्रयासों के अनुरूप बेहतर नागरिक सेवाओं के लिए प्रशासनिक प्रक्रियाओं की आधुनिक बनाने के लिए प्रतिबद्धता यह प्रदर्शित करता है। मतलब कि पूरा का पूरा, चाहे प्रशासन हो यानी कि देश की सरकार हो, चाहे उसे अपनी नीतियां बनानी हो, चाहे अपने प्रशासन को संभालना हो, उसके लिए अपने आप में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन है इस कानून को लाना, क्योंकि पिछला जो कानून था वह डिजिटल वर्ल्ड के आधार पर नहीं था। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला कानून है जन विश्वास प्रावधानों का संशोधन अधिनियम 2023। यह कानून भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? इस कानून के माध्यम से यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे जो प्रावधान हैं, सजा के प्रावधान हैं, जो कि प्रासंगिक नहीं है, जो मामले, जो मुद्दे, जो इश्यू प्रासंगिक नहीं है या बहुत ही गंभीर मामले नहीं है, बहुत ही छोटे मोटे मामले हैं और बहुत आवश्यक नहीं है उस पर ध्यान देने की, ऐसे मामलों को क्लियर कर दिया गया है कि उन्हें हम सॉर्ट आउट कर सकें, यानी कि उन्हें हम स्पष्ट कर सकें, संशोधन उनमें कर सकें। तो इसके लिए क्या हुआ है कि इस कानून के माध्यम से, यानी कि इस अधिनियम के माध्यम से 19 मंत्रालयों या विभागों को मिलाकर के 42 केंद्रीय अधिनियमों में, यानी कि 42 कानूनों में 183 ऐसे प्रावधान हैं जिनमें संशोधन कर किया गया है एक साथ। अब ऐसा नहीं था कि 42 जो कानून है उन 42 में अलग अलग संशोधन किया जाए, एक कानून के माध्यम से इन 42 में संशोधन किया गया है, जिसमें कुल 183 प्रावधान है जो सजा से जुड़े हुए प्रावधान। अब यहाँ पे देखिए, पर्यावरण, कृषि, मीडिया, उद्योग, व्यापार, सूचना प्रौद्योगिकी, कॉपीराइट, मोटर वाहन, सिनेमेटोग्राफी और खाद्य सुरक्षा, ऐसे क्षेत्र जो सार्वजनिक अहित नहीं करते हैं या राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा नहीं है, इन सब मामलों पर प्रयास किया गया है। या यानी कि सार्वजनिक हित या राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा नहीं है, छोटे मोटे जो अपराध है वहां पर इन्हें बाहर कर दिया गया है अपराध की श्रेणी से। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब उनको दंड देने की बात से प्रयास ये किया गया है कि उन पर कार्रवाई ऐसी हो कि जुर्माना लगा दिया जाए, दंड देने की जगह मामला जल्दी से खत्म हो, बात खत्म हो। इस बात का इसमें ध्यान रखा गया है।
अब यहाँ पे देखिए इसकी विशेषताओं में कुछ बातें जरूरी हैं कि अधिनियम का जो उद्देश्य है कुछ प्रावधानों से कारावास की धाराओं या जुर्माने को समाप्त करने तक था। मतलब कुछ मामलों में, कुछ प्रावधानों में तो मतलब कारावास तो हटा ही दिया है, जुर्माने को हटा दिया है, और कुछ में क्या किया है, कारावास की जगह जुर्माना लगा दिया है। अब दंड का निर्धारण की बात की जाए, सुव्यवस्थित करने के लिए क्या किया है, जो निर्णय अधिकारियों द्वारा किया जाएगा, जो संबंधित विभाग से जुड़ा हुआ, जैसे दंड का मामला था किसी भी संबंधित विभाग का या मंत्रालय का, जहां पे कुछ विशेष प्रावधानों के अंतर्गत दंड की बात कही गई थी, तो अब उस कानून के माध्यम से दंड नहीं दिया जाएगा। अब जो भी कार्रवाई की जाएगी, जो संबंधित अधिकारी होगा वह कर लेगा, वह अपना निर्णय स्पष्ट कर देगा। ठीक है। अब यहाँ पे अधिनियम चुनिंदा प्रावधानों में अपराधों के शमन का परिचय देता है, यानी कि कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिसमें, जैसे कि हमने कहा ना कि कारावास की धारा या जुर्माने को समाप्त करना, तो ये सारी की सारी चीजें अगर समाप्त कर देता है और यह भी कर देता है कि कोई अधिकारी उस पर कोई निर्णय भी नहीं लेगा, यानी कि वहां पे कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है, तो उस बात का भी ध्यान रखा गया है कि कार्रवाई करने की जरूरत नहीं, तो वो भी नहीं होगी। अब यहाँ पे थोड़ी सी कुछ और बातें हैं जो जानना जरूरी है, वो ये है, कुछ मामलों में क्या किया गया है, अपराधों के लिए जो न्यूनतम राशि थी, मतलब कहीं पे कोई जुर्माना था, जितनी उसमें राशि थी उसमें 10% की वृद्धि के साथ जुर्माना लगा दिया गया है, उसमें वृद्धि कर दी गई है, और जो कारावास की बात थी, दंड था, वो हटा दिया गया है। अब देखिए एक कानून है, इस कानून पर ध्यान बनाए रखिएगा, भारतीय डाकघर अधिनियम 1898। इसके तहत अप्रचलित और अप्रासंगिक समझे जाने वाले जो सभी अपराध और दंड विधेयक द्वारा समाप्त कर दिए गए हैं। मतलब कि ये ऐसे अपराध और दंड जिन्हें उस जमाने में, चूंकि अंग्रेजों के जमाने का ये कानून है, उस जमाने में जिस बात को अपराध और माना जा रहा था और जिसके लिए दंड दिया जा रहा था, आज वो कानून अपराध की श्रेणी में रहने लायक ही नहीं है, तो उस पर दंड क्या दिया जाएगा, इस तरह से इस विचार के साथ ये कानून लाया गया था, जिसमें इतने सारे परिवर्तन हुए हैं, जिसमें से एक परिवर्तन इस कानून में हुआ है कि इस प्रकार के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। चलिए अब देखते हैं अगला। अगला है बहुराज्य सहकारी सोसाइटी संशोधन अधिनियम 2023। अब बहुराज्य सरकारी सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2023 में हम सबसे पहले तो समझ जाएं कि सहकारी समिति क्या होती है, फिर बहुराज्य सहकारी समिति क्या होती है, दोनों को समझेंगे। देखिए सहकारी समिति की बात करें, अपनी इच्छा से समानता के आधार पर अपने आर्थिक हितों को पूरा करने का एक प्रयास। अपनी इच्छा से कोई व्यक्ति समानता के आधार पर अपने आर्थिक हितों को पूरा करना चाहते हैं, यानी कि उसमें और लोग भी शामिल होंगे और हर किसी की अपनी अपनी इच्छा होगी, और समानता का आधार मतलब हर कोई उसमें समान है, और उस आधार पर अपनी इच्छा यानी कि अपनी आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए अपने हितों की, आर्थिक हितों की, तो यह एक स्वयं सहायता वाला सिद्धांत है। लेकिन वह स्वयं सहायता का सिद्धांत पारस्परिक सहयोग के साथ जुड़ा हुआ है। स्वयं सहायता होगी लेकिन पारस्परिक सहयोग, यानी कि सब मिलकर एक दूसरे का सहयोग करेंगे, इस बात का ध्यान रखा जाएगा। तो यही सहकारी समिति के निर्माण के पीछे का आधार है। अब यह सहकारी समिति, जैसे अमूल क्या है, सहकारी समिति है, हमने इस पर कई बार चर्चा पहले भी। तो अब कोई सहकारी समिति जिसका की क्षेत्र, कार्य क्षेत्र एक राज्य से ज्यादा राज्यों में फैला हुआ है, तो वह क्या कहलाएगी, बहुराज्य सहकारी समिति। ऐसे में उस सहकारी सोसाइटी, बहुराज्य सहकारी सोसाइटी को के लिए जरूरी हो जाता है कि उसका संचालन अच्छे से हो सके, उसके निर्णय जो है सही तरीके से हो सके, उसका लाभ सही तरीके से हो, अनावश्यक लाभ ना हो, दुरुपयोग ना हो, बहुत सारी बात, मतलब पूरा नियंत्रण सही तरीके से हो, सही वजह से हो, इस बात का ध्यान इसमें रखा गया है। अब बहुराज्य मतलब जो अन्य राज्य, एक से ज्यादा राज्यों के लिए है, जैसे अमूल बहुराज्य है, तो इस बात का ध्यान रखना होगा कि सहकारी समिति स्वैच्छिक लोकतांत्रिक और स्वायत्त संगठन है, जो उनके सदस्यों द्वारा नियंत्रित होते हैं, ये तो पता ही है आपको, हमने बताया है अभी। ये समितियां भारत के कई राज्यों में होंगी जो बहुराज्य सहकारी समितियां होंगी। अब इन बहुराज्यीय सहकारी समितियों में देखिए क्षेत्रीय विविधता देख लीजिए, इसके किस किस प्रकार की सहकारी समितियां हो सकती हैं, कृषि से जुड़ी हुई, कपड़े से जुड़ी हुई, मुर्गी पालन से जुड़ी हुई, या विपणन से संबंधित, जैसे हमने बताया अमूल का दुग्ध और दूध से यानी कि दूध और दूध से बने हुए जितने भी बहुत सारे अलग अलग उत्पाद हैं उनसे जुड़ी हुई एक सहकारी समिति है। अब यहाँ पे देखिए उद्देश्य क्या है, ये पूरा का पूरा उद्देश्य जो हमने आपसे बताया कि स्वयं सहायता और पारस्परिक सहायता, इस सिद्धांत पर काम करेगी, और जो समाज के गरीब वर्ग हैं वे अपने हितों की रक्षा इस प्रकार के समिति बनाकर कर सकते हैं, समिति बनाकर। ठीक है। अब यहाँ पे प्रयास क्या किया जा रहा है इस कानून के माध्यम से, संवर्धन का मतलब क्या होता है, संवर्धन का मतलब विकास से संबंधित है।
समिति को बढ़ाने का, उसका आकार जो है वह और बढ़ सके और ज्यादा लोगों के लाभ की पूर्ति हो सके, इस बात का ध्यान रखा जाएगा। तो यही उसका संवर्धन है। इस संवर्धन के लिए अगर प्रयास की बात करें तो शुरुआत हम देखें तो कहाँ देखने को मिलती है, पहली पंचवर्षीय योजना में देखने को मिलती है। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 थी, जिसमें सामुदायिक विकास पहलुओं को शामिल किया गया था। सामुदायिक विकास के मतलब ग्रामीण क्षेत्र के विकास की बात होती है और सहकारी समितियों का सीधा संबंध आप देखें तो अधिकतर आप समझ में जो स्पष्ट आपको होगा वो ये होगा, ग्रामीण क्षेत्रों के विकास से जुड़ी हुई दिखती है आपको। अब यहाँ पे देखिए 97वां जो 97 संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2011 में आया था, यह बात क्या सुनिश्चित करता है, जो सहकारी समिति बनाने की बात है वह अपने आप में सहकारी समिति का गठन यानी कि उसको बनाना मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता प्राप्त है। मतलब कि अगर किसी को सहकारी समिति बनाने से अगर कोई रोके तो मौलिक अधिकार के हनन करने की तरह है। और इसके पीछे का बेस क्या, अनुच्छेद 19। अब यहाँ पे देखिए सहकारी समितियों के संवर्धन पर राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी हैं, उसमें अनुच्छेद 43B मिल जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर सहकारी समितियों से संबंधित संविधान में एक भाग जोड़ा गया 9B। अब उस 9B में जो प्रावधान है अनुच्छेद 243Z से या 243ZT तक मौजूद है। तो ये प्रावधान कहाँ है, कहाँ कहाँ पर इसका वर्णन है, ये सारी बातें पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे एक और बात आती है उसकी विशेषताओं में, चुनावी सुधार और वित्तीय सहायता की। देखिए बहुराज्य सहकारी समितियां होंगी तो उनके बोर्ड के चुनाव के लिए जरूरी है कि निगरानी की जा सके, और बोर्ड के चुनाव की निगरानी सहकारी चुनाव प्राधिकरण के माध्यम से होगी, जिससे पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित किए जा सके। उसके साथ ही इन समितियों द्वारा शेयर धारिता की समाप्ति के लिए पूर्व अनुमति की आवश्यकता की बात कही गई। बिना अनुमति के अपनी शेयर धारिता कोई समाप्त नहीं कर सकता, यह भी सुनिश्चित किया गया है। अब यहाँ पे बहुराज्य सहकारी समितियों को पुनर्जीवित करने के लिए किसी को आवश्यकता है पुनर्जीवन करने की, तो ऐसे में क्या होगा, जो लाभदायक समितियां होंगी उनके वित्त पोषण से संबंधित, उनके द्वारा वित्त पोषण से संबंधित प्रावधान भी इसमें देखने को मिल जाएंगे। अब बात आती है बोर्ड सदस्य संरचना और पारदर्शिता प्रावधान की। यहाँ पे जो सहकारी समिति बोर्ड होगा वहां पर महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, इन सब का प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने की बात कही है। मतलब जो बोर्ड होगा उस बोर्ड पे, किस बोर्ड की बात हो रही है, कंफ्यूजन में नहीं आइएगा। यहाँ पे जो बात है समितियों के बोर्ड के जो चुनाव, जिनके चुनाव होंगे, ठीक है, तो जो बोर्ड है उस बोर्ड में बच्चे यानी कि महिलाएं भी होंगी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति भी होंगे। और यहाँ पे देखिए पारदर्शिता, जवाबदेही और शिकायत निवारण को बढ़ाने के लिए यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि सहकारी लोकपाल और सूचना अधिकारियों की नियुक्ति की जाए। उसके अलावा समयबद्ध शिकायत के साथ उपस्थिति को लागू करने और दस्तावेजों पहुंच के लिए लोकपाल को सशक्त बनाने का प्रयास इसके माध्यम से किया जा रहा है। अब यहाँ पे मान लीजिए क्या होता है कि कोई सदस्य है सहकारी समिति का असंतुष्ट है पूरी की पूरी प्रक्रिया में, चुनाव हो चाहे बोर्ड हो चाहे कार्यप्रणाली हो, तो सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्टर में अपील करने का प्रावधान कर सकता है। यह मतलब अपील करने की प्रक्रिया का प्रावधान जुड़ा हुआ है। अब एक महत्वपूर्ण बात, राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस। अब राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस क्या है, यह डेटाबेस प्राथमिक कृषि, डेयरी, मत्स्य पालन, अन्य जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की जितनी भी समितियां हैं, बहुराज्य समितियां भी उसमें शामिल हैं, उनसे संबंधित एक पूरा का पूरा मानचित्र मिलेगा। मानचित्र का मतलब क्या है, उनसे जुड़ी हुई आंकड़े, उनसे जुड़े हुए जो जानकारियां हैं, उन जानकारियों का पूरा एक मानचित्र, पूरे इकट्ठा वह जानकारी प्राप्त होगी, जिसके आधार पर वह जरूरत के हिसाब से उन जानकारियों का उपयोग किया जा सकेगा। अब यहाँ पे देखिए, अब ये पूरा जो कि डेटाबेस है, जानकारी है, तो इस डेटाबेस तक पहुंच जो महासंघ होंगे, जो मंत्रालय होंगे और जो भी हितधारक होंगे, वे सारे के सारे लोग इस डेटाबेस तक अपनी तक पहुंच सकेंगे, यानी कि उनका एक्सेस होगा यहाँ पे। ये मुख्य बातें थी। इसी के साथ ही हमारा आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। जल्द ही मिलेंगे अपने अगले एपिसोड में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।